उनकी माताजी ने उनसे कहा था कि ललित से बैठ के तुम समझो क्या पॉलिटिकल एंगल होना चाहिए कांग्रेस का। उसके बाद वो हमसे मिलने को तैयार हुए थे। मैं मिलने गया और मुझे बुला के वो अपने ब्लैकबेरी पर गेम खेलने लगे। बिहारी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ, इसलिए मैं उठा। 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी प्रणाम, कि आपने कोई बात नहीं की। हमने कहा जी दबंग 2 का टिकट लिए हुए हैं, जाना है। करके उठ के निकल गया। उस दिन के बाद से कांग्रेस दफ्तर नहीं गया। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम लोग बिहार की राजनीति की बखिया उधेड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ हैं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि राजनीति की बखिया उधेड़ने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में एक तीसरी ताकत, राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश चल रही है और उसके अगुआ बनने की कोशिश में जुटे हैं यशवंत सिन्हा, भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री 5 दिनों तक 7 दिनों तक पटना में रहे, बिल्कुल गुप्त ढंग से बैठकें की सभी छोटे बड़े दलों के नेताओं से, और एक नया दल बनाने का, एक नया मोर्चा बनाने की रणनीति पर काम करके वापस लौट गए या कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुलासा होगा बड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में शामिल हुए थे वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन जी, जो मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। ललित मोहन जी, क्या खिचड़ी पक रही है? माने कुछ दम है कि ऐसे ही हर साल चुनाव में होता है, नए नए दल आते हैं बरसाती मेढक की तरह, फिर इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं, वही है कि कुछ खास है? नहीं श्रीकांत जी, इस बार खास इसलिए भी है कि आप मुझे आज से नहीं जानते हैं। मैं इंदिरा जी से भी लड़ा हूँ 81 में, और परेशान करके मैंने छोड़ दिया संजय। लेकिन कहा जाता है कि आपने कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए छोड़ दिया था कि आप गए थे राहुल गांधी से मिलने और राहुल गांधी गेम खेल रहे थे। कितने सच्चाई? ये सच है, ये सच है कि राहुल जी ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया, और बुलाने के बाद मैं सामने बैठा हुआ था। वो अच्छी तरह से जानते थे कि मैं उनके पिता के साथ जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से लगातार 9 साल तक काम किया मैंने। उनके पिता हर चीज़ पे मुझसे सलाह लेते थे। उनकी माताजी ने उनसे कहा था कि ललित से बैठ के तुम समझो क्या पॉलिटिकल एंगल होना चाहिए कांग्रेस का। उसके बाद वो हमसे मिलने को तैयार हुए थे। मैं मिलने गया और मुझे बुला के वो अपने ब्लैकबेरी पर गेम खेलने लगे। बिहारी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ, इसलिए मैं उठा। 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी प्रणाम, कि आपने कोई बात नहीं की। हमने कहा जी दबंग 2 का टिकट लिए हुए हैं, जाना है। करके उठ के निकल गया। उस दिन के बाद से कांग्रेस दफ्तर नहीं गया। तो ललित मोहन जी का आपने सुन लिया क्रांतिकारी बयान। ये कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिए केवल इसलिए कि राहुल गांधी का जो एटीट्यूड था वो पसंद नहीं आया। ये गए थे उनको राजनीति का सलाह देने, पाठ पढ़ाने, और राहुल गांधी ब्लैकबेरी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। तो उनको बताकर चल दिए कि मुझे भी दबंग फिल्म देखना है। अब इन्होंने नई पार्टी बना ली है, वंचित समाज पार्टी। नाम से तो पता है कि वंचितों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है। तो वंचित कोई भी हो सकता है, जाति मजहब के बंधन में उसको बांधा नहीं जा सकता। मुसलमान भी गरीब हो सकता है, वंचित हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है वंचित, भूमिहार भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, और पिछड़ी जातियों के लोग भी हो सकते हैं। तो वंचित नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वंचित समाज पार्टी कहाँ से बिहार में तीसरी ताकत बनने के लिए पैसा लाएगी? चुनाव में तो पैसे का खेल है। एक विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ रुपया खर्च आता है। आप 100 सीटों पर लड़ने के ऐलान कर चुके हैं, कहाँ से इतना पैसा आएगा? श्रीकांत भाई, राजनीति में पैसा की ज़रूरत है, इस सत्य से मैं नकार नहीं सकता। और कोई भी पार्टी नकारे तो झूठ बोल रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पैसे का जहाँ तक सवाल है, तो 45 साल तक मैंने भी राजनीति की है और नेशनल लेवल पर राजनीति की है। तो कहीं ना कहीं मेरी पकड़ भी है। पैसे की कमी कैंडिडेट को नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे? कितना पैसा देंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, कितना पैसा दूंगा इस पर निर्णय तो मेरे अध्यक्ष लेंगे, लेकिन कैंडिडेट 100 मिनिमम खड़ा करूंगा, इसमें कोई दो मत आप समझे ही नहीं। तो क्या रणनीति है? बहुत सिंपल सी बात है सर। मैं क्यों कह रहा हूं कि 100 खड़ा करूंगा? नीतीश जी राजनीति कर रहे हैं लालू यादव के नाम पे। लालू 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 15 साल से बिहार को मूर्ख बनाते चले आ रहे हैं, लालू 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 कर। लालू जी का बेटा चच्चा 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 करके 15 साल से ये खेल वो खेलते चला रहा है। तो एनडीए और यूपीए की पॉलिटिक्स लालू यादव है, यूपीए की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार है। इसमें बिहार कहाँ है?
हम तो बिहार को सिर्फ निकाल के इन दोनों के चंगुल से बाहर लाना। तेजस्वी यादव का मुद्दा है नीतीश कुमार की नाकामी, हाँ। और नीतीश कुमार का मुद्दा है लालू की नाकामी। भड़का, बस दोनों एक दूसरे के बिहार कहाँ बिहार क्या है? हम तो सिर्फ बिहार को लेकर अलग हट रहे हैं कि आप लोग दोनों चचा भतीजा आपस में खेल खेल लीजिए, अच्छा रहेगा, दोनों जेल में अगल बगल बैठ के खेलिए। लेकिन मैं बिहार को उनके चंगुल से साफ निकाल के ले जाऊंगा, एक चुनौती के साथ कहता हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है। आज बताइए, यशवंत सिन्हा जो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना दम है? आप तो गए थे बैठक में। मैं बैठक में गया, मैंने बात भी की उनसे। मैं देखिए, तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ा मुद्दा जो पेच फंसता है, कहाँ फंसता है, राजनीतिक नेता जो वहाँ जमा हो रहे हैं, जो आते हैं अपनी बात करने के लिए, वो अपना सेल्फ मोटिव लेके आ रहे हैं। सेल्फ मोटिव में स्टेट गौन है। मैं उस दिन भी बैठक में भी कहा कि स्टेट की बात कीजिए। आप 10 सीट लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे, ये बात का मुद्दा है। पहले ये बताइए कि मुख्य मुद्दा क्या होगा। मुख्य मुद्दा नीतीश कुमार नहीं हो सकते, मुख्य मुद्दा लालू नहीं हो सकते। बिहार अगर जो मुख्य मुद्दा है, बिहार का मजदूर अगर जो मुख्य मुद्दा है, बिहार का किसान अगर जो मुख्य मुद्दा है, बिहार के अशिक्षित नौजवान ग्रेजुएट्स अगर जो मुख्य मुद्दा है, तो इन पे बात कीजिए कि इस पे आपका स्टैंड कहाँ है। लेकिन ललित बाबू, आप ये जान लीजिए कि 15 साल तक लालू जी ने राज किया जी, और कोई मुद्दा नहीं था, केवल जातीय समीकरण था। नीतीश कुमार जी 15 साल तक राज किए, अभी कर भी रहे हैं। उन्होंने भी सोशल जस्टिस या सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया, यानी जातीय गठजोड़ बढ़िया से किया, और आज तक काबिज है सत्ता पर। उनकी जाति के भले 2% वोटर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 15 साल से बने हुए हैं। आप ऐसे में बिहार को कैसे मुद्दा बना पाएंगे? बिहार की समस्या को कैसे मुद्दा बना पाएंगे? बिहार में बनेगा? हाँ, बनेगा सर, इस बार बनेगा, इस बार बनेगा। देखिए, बिहार का एक इतिहास रहा है। हमेशा इतिहास जब भी करवट लिया है हिंदुस्तान का, तो उसका जननी बिहार रहा। बिहार जो करवट लेगा, ये करवट से नरेंद्र मोदी जी को भी परेशानी होने वाली है 24 के चुनाव में। क्योंकि आप अभी से नहीं, मैं आज नहीं कहता हूँ, आप महात्मा गांधी के समय से लीजिए। गांधी जी अपने पूरे जीवन में पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद जब चंपारण आए, चंपारण से निकले तो महात्मा गांधी बन गए। 67 एजिटेशन, नक्सल एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान में फैला, बिहार से शुरू हुआ। जेपी जिंदगी में पहली बार सफल हुए, बिहार से आंदोलन शुरू हुआ। सत्ता परिवर्तन, बीपी सिंह फेंके गए बाहर, आंदोलन बिहार में। तो सारे बुजुर्गों ने बिहार की धरती को आंदोलन का जरिया बनाया, और आप भी बना रहे हैं। हम जरिया नहीं बना रहे, हम मुद्दा बना रहे हैं बिहार को। आज दोनों में बहुत फर्क है। सफल होंगे आप? 100% सफल होंगे, आप विश्वास रखिए। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ, उससे सीधी बात एक ही कहता हूँ कि भैया, मेरे पास रेवेन्यू का कोई रिसोर्स बिहार में है नहीं। हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स किसान है। 60% ऑफ द बजट एलोकेशन अगर जो आप सिर्फ किसानों के मद में डाल दें, और किसानों से संबंधित छोटे छोटे उद्योग को आप खाली तरजीह दे दें गांव में, तो आपकी आधा से ज़्यादा समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेबर जो आपके बाहर भाग रहे हैं काम करने के लिए, उनको इंगेजमेंट मिल जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। अपने सरकारी खजाने का, राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा तो वेतन में चल जाता है। ललित मोहन जी, कहाँ से 60%? रीजन बताता हूँ। आप अभी आप अगर जो मुख्य देखेंगे श्रीकांत जी, आप बहुत जागरूक और बहुत सशक्त पत्रकार में से हैं। आप देखिएगा 15 दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि केंद्र सरकार हमको पैसा दे वेतन देने के लिए। ये पेपर में बयान है। तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि? हाँ, वेतन देने के लिए हमको किसानों को दे दे। हम बता रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। आपके पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? इसका जरिया पहले सोचें कभी कि जिस स्टेट के पास बालू और पानी के अलावा कोई एसेट नहीं है, उस स्टेट में जो रेवेन्यू जनरेटिंग आपका था टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको आपने ख़त्म कर दिया। आज मुख्यमंत्री को खुद अपने बेटा का शादी करना होगा तो भाग लेंगे झारखंड। आपका इशारा शराबबंदी की तरफ लगता बिल्कुल है। शराबबंदी इन्होंने बंद करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। क्योंकि शराबबंदी में इसलिए नहीं कहते भाई शराब पी के लुढ़कने वाले क्या आज नहीं लुढ़क। शराबबंदी का फैसला बहुत कठिन फैसला था ललित बाबू, और पूरे देश दुनिया में तारीफ हो रही है। आप हमको एक ऐसा देश बता दीजिए, एक ऐसा प्रदेश बता दीजिए, इवन नरेंद्र मोदी हमको ये बता दें, क्या गुजरात में शराबबंदी कर सके? वो परमिट से यू आर अलाउड टू ड्रिंक
लेकिन नीतीश कुमार ने तो कर दिया। नीतीश कुमार ने करके यही दिया कि 400 का बोतल 1200 में बिकने लगा। आधा से ज्यादा स्टूडेंट हॉस्टल से निकल के ड्रग पेडलिंग का तो काम आप कर रहे हैं। शराबबंदी खत्म करने के पक्ष में है? एकदम 100% खत्म किए, कि 12,000 करोड़ का स्टेट लॉस है, रेवेन्यू लॉस है स्टेट को। लेकिन जो लोगों की सेहत बच रही है, शराब में जो पैसा आता था वो बच रहा है। नहीं, आप हमको बता दीजिए कहाँ दवा पर कितना खर्च होता था आपको पता है? सर आपको अब इस पर भी हमसे डिस्कस कर लीजिए। हमारे दादा लेट डॉक्टर, चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए ललित मोहन जी कि एक विधायक को चुनाव जीतने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है? आप तो पुराने अनुभवी हैं। हाँ देखिए, आज की तारीख में एक ज़माना वो भी था कि जब 30,000 35,000 में बिहार चुनाव लड़ लेता था एक विधायक। 70-72 के समय की बात आपको कह रहा हूँ। 8,000 रुपया कांग्रेस पार्टी ने मेरे ससुर को दिया था, जिसमें से 5,000 में चुनाव खत्म करके 2,000 बच गया था उनको। तो उस 7,000 के दौर से उठ के आज 70 लाख पे चुनाव है। लेकिन 70 लाख में भी आज की तारीख में बिहार में एक विधायक नहीं बन पा रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, कितना खर्चा करना पड़ा? हमारे अपना मेरा मानना मानिए तो इलेक्शन कमीशन फूल्स पैराडाइज में जी रहा है। उसको विधिवत अलाउ करना चाहिए कि आप जो भी खर्च करते हैं उसको आप दीजिए, हम उसको मानेंगे। नॉर्मली एक विधायक को चुनाव जीतने के लिए करोड़ रुपया के अप्रॉक्सीमेटली खर्च होता है। एक विधायक को चुनाव जीतने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप 100 विधायक जिताना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? सर यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। 100 करोड़ रुपया कोई पार्टी किसी को नहीं देती है, कोई पार्टी किसी को नहीं देती है। मैं अपने पार्टियां तो हजार करोड़ खर्चा करती हैं, 10,000 तो बीजेपी कर गई है। तो आप 100 करोड़ की बात क्यों कर रहे हैं? तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट को 1 करोड़ बीजेपी भी नहीं देती है, कांग्रेस भी नहीं देती। आप कितना देंगे? हम देंगे सर, अच्छा देंगे, इतना देंगे कि जिसमें वो लड़के उसको घर बेचने की नौबत नहीं है। पैसे की कमी नहीं हो? पैसे की कमी नहीं, चुनाव लड़ने की। अच्छा चलिए, आपने अपनी कमेटी का गठन कर दिया, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है? देखिए, चुनाव अभी कैंपेन कमेटी हम लोगों ने गठित कर दिया, क्योंकि अगले सप्ताह हम लोग मीटिंग कॉल कर रहे हैं थर्ड फ्रंट का, और बहुत खुले मन से हम लोगों को बुला रहे हैं सबको। जितन राम मांझी जी को भी बुला रहे हैं, साहनी जी को भी बुलाएंगे, पप्पू जी को भी बुलाएंगे, नागमणि जी को भी बुलाएंगे, अरुण जी को भी बुलाएंगे, जो भी लोग हैं, कुशवाहा जी हैं, सबको बुला रहे हैं हम लोग। बैठेंगे, बात करेंगे उनके साथ, सबको एक बात समझाएंगे कि पर्सनल एजेंडा छोड़ दीजिए और बिहार के मुद्दे पर चुनाव इस बार आके लड़के देखिए। महागठबंधन में जो रार मची हुई है, उससे लगता है आपका काम आसान हो गया? बहुत ही आसान, क्योंकि अभी 90% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इवन बीजेपी एंड जेडीयू, दोनों वन अप गेम खेल रहे हैं। आप देख लीजिए सचिता बाबू का बयान कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में, गवर्नर नॉमिनेशन में हमको बराबर हिस्सेदारी चाहिए। हर कोई वन अप का गेम खेल रहा है। इस गेम में भी बहुत से टूट फूट मचने वाले हैं। जुलाई अगस्त तक में बिहार की राजनीति में भयंकर उथल पुथल होगा, दल बदल होगा। दल बदल होगा। आपको उस दल बदल का कितना फायदा और नुकसान होगा? 10 से 15 एमएलए का फायदा होगा आपको। सिटिंग एमएलए 10 ले लूंगा इनकी चुत्तर के नीचे से सर। अच्छा, किसके 10 एमएलए आपके संपर्क में है जी? 10 एमएलए मेरे संपर्क में एनडीए से भी हैं, यूपीए से भी हैं। तो 20 10 एमएलए हैं मेरे पास टोटल संपर्क। अच्छा, यूपीए और एनडीए मिलाकर 10 एमएलए वो तैयार है आपके साथ? तैयार हैं। और मैं उनको जिस दिन ये थर्ड फ्रंट की मेरी बैठक समाप्त होगी और जिस दिन हमने आपको निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं एजेंडा का, उस दिन आपको सारे 10 विधायक एक लाइन से खड़े मिले। तो ललित नारायण सिंह जो इतने उम्मीद से कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनेगा, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, इसकी ठोस वजह है दरअसल महागठबंधन में रार मची हुई है और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा सब बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सभी दलों को लगता है, छोटे दलों को लगता है कि तीसरा मोर्चा बन सकता है और तीसरा मोर्चा बनाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपको ललित मोहन सिंह के दावे में दम दिखे और ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट भी लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखती है।